हेलो डियर स्टूडेंट्स, कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11वीं का अध्याय 11। और इस वीडियो में आज हम आपको हल करवाने वाले हैं प्रश्न बैंक के उत्तरों को। और अभी तक हमने जो है अध्याय 10 के जो है प्रश्नोत्तर विकल्पों को कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो पिछला वीडियो ज़रूर देखें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो से। आज की वीडियो का हमारा जो पहला प्रश्न है कि इनमें से कौन लुईस अम्ल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा AlCl3। लुईस अम्ल वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं, क्योंकि इनके पास अष्टक पूरा नहीं होता, जिस वजह से 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, लुईस ने यही परिभाषा इनकी बताई है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक दूसरा आता है कि निम्न में से कौन से ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति का है। इनमें से कौन सा ऑक्साइड जो है अम्लीय प्रकृति का है, तो ये अम्लीय हैं, लेकिन इनमें से कोई दुर्बल अम्लीय है, कोई प्रबल अम्लीय है, और इसके अलावा कोई जो है उभयधर्मी भी है। इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा इसका कि ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति का है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B2O3। ठीक है, बोरोन ट्राई ऑक्साइड। इसके बाद प्रश्न क्रमांक तीसरा है कि समूह बी की आयनन एंथैल्पी। समूह बी का मतलब है कि यहाँ पर जो बोरॉन परिवार का जो तत्व होते हैं, बोरॉन परिवार की आयनन एंथैल्पी का सही क्रम निम्न में से क्या होगा। तो सही क्रम इसका है, और जो है आंसर आपका राइट आंसर चौथा। पहले बोरॉन की जो आयनन ऊर्जा है वो ज़्यादा होती है एल्युमिनियम से, और एल्युमिनियम से जो आयनन ऊर्जा होती है वो गैलियम की ज़्यादा होती है, और गैलियम की आयनन ऊर्जा इंडियम से ज़्यादा होती है। इसलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तीर का निशान इस प्रकार से लगा है, आप ध्यान से देखें। और टेलुरियम की जो आयनन ऊर्जा है वो इंडियम से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो सही क्रम इसका ये हो जाएगा, और इस प्रकार से इसका राइट आंसर चौथा। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक चौथे की, और प्रश्न क्रमांक चौथे में पूछा है कि शुष्क बर्फ होती है, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ठोस CO2 को। ठोस CO2 को क्या कहते हैं, शुष्क बर्फ कहते हैं। इसके बाद हमारा प्रश्न क्रमांक 5वां आता है कि सामान्यतः सर्वाधिक उपयोग में आने वाला अपचायक है। ठीक है, अपचायक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा SnCl2, जो सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6वां आता है कि अर्धचालक के रूप में किस तत्व का प्रयोग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। और प्रश्न क्रमांक 7 है कि समूह 14 के तत्वों का संयोजकता कोष में सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो 14वें समूह के तत्व हैं, इसके अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा NH2NP2। ठीक है, इसके बाद हमारा प्रश्न क्रमांक आता है 8वां, और प्रश्न क्रमांक 8वें में बताया है कि भूपर्पटी में बाहुल्यता में पाया जाने वाला द्वितीय तत्व है। ठीक है, इसमें द्वितीय तत्व पूछा है, तो उसमें जो द्वितीय तत्व है आपका वो है सिलिकॉन। भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा बाहुल्य में कौन पाया जाता है, द्वितीय नंबर पर सिलिकॉन पाया जाता है। इसके बाद हमारा प्रश्न क्रमांक 9वां है कि निम्न में से कार्बन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक है। कार्बन का जो रेडियो एक्टिव समस्थानिक है वो कौन सा है, तो इसको हम बोलते हैं कार्बन 14 यानी C14 वाला जो आपका समस्थानिक, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 10 की, और प्रश्न क्रमांक 10 में पूछा है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक संकलन का गुण पाया जाता है। तो कार्बन में सबसे ज़्यादा संकलन का गुण पाया जाता है, और ये गुण ऊपर से नीचे की ओर जाने पर समूह में घटता है। तो यहाँ पर जो लेड है इसमें संकलन की प्रवृत्ति बिल्कुल नहीं पाई जाती। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 11वें की, और इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से किस तत्व के तंतुओं का उपयोग ब्लड प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है। तो ब्लड प्रूफ जो बंदूक की जो गोली होती है उसको ये पार ना कर पाए बंदूक की गोली, ऐसा जैकेट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, तो वो है आपका बोरॉन। ठीक है, ये थे हमारे अध्याय 11 के विकल्पों के उत्तर। इसके बाद अब हम जानेंगे यहाँ पर जो है ये कम अंकों वाले 2 अंक प्रश्नों के उत्तरों को। इसके बाद हम बात करने वाले हैं 2 अंक वाले प्रश्नों की। तो यहाँ पर अब हम 2 अंक वाले प्रश्नों को हल करवाने वाले हैं। तो इसमें प्रश्न क्रमांक पहला पूछा है कि समूह एल्युमिनियम एवं क्लोरीन के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो जो एल्युमिनियम है इसका परमाणु क्रमांक 13 होता है, और जो आपका क्लोरीन है उसका परमाणु क्रमांक 17 होता है। इनका हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। और दूसरे प्रश्न में एल्युमिनियम के 2 प्रमुख अयस्कों के नाम और सूत्र लिखना है। और प्रश्न क्रमांक तीसरे में बताना है कि गैलियम की जो परमाणु त्रिज्या है वो एल्युमिनियम से कम होती है, इसका कारण बताइए। ठीक है, तो आप देखेंगे तो गैलियम जो है इसके नीचे आता है, लेकिन ये वो नीचे आता है, इसका मतलब ये है कि इसका त्रिज्या जो है ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन इसकी त्रिज्या छोटी होती है। इसका क्या कारण है, तो वो हमें यहाँ पर बताना है। प्रश्न क्रमांक चौथे में बताना है कि निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की बोतल के चारों ओर श्वेत धूम्र बन जाते हैं, इसका क्या कारण है।
और जो 5वें प्रश्न में पूछा है कि कार्बन के समस्थानिकों का प्रतीक लिखिए। और 6वें में पूछा कि कार्बन के समस्थानिकों का उपयोग रेडियो अंकन में होता है, कौन से कार्बन है वो, तो उसका हमें बताना है। तो चलिए इन सब प्रश्नों के उत्तरों को हम जानते हैं अभी इसी वीडियो में। तो यहाँ से अब हम शुरू करने वाले हैं 2 अंक वाले प्रश्नों के उत्तरों को। तो देखिए इसमें हमारा 2 अंक का जो पहला प्रश्न था एल्युमिनियम और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का। तो देखिए यहाँ पर एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है, का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। तो आप देख रहे हैं इस प्रकार से इसके एल्युमिनियम का जो परमाणु क्रमांक 13 हो जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 6 10 इलेक्ट्रॉन 2 12 और 1 13। इस प्रकार से 13 इलेक्ट्रॉन इसमें भरा जाते हैं आप बहू के नियम के अनुसार। और क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक 17 होता है उसमें आप इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन 2s में 2 इलेक्ट्रॉन 2p में 6 इलेक्ट्रॉन 3s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3p में 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके बाद हमारा जो प्रश्न क्रमांक दूसरा आता है और प्रश्न क्रमांक दूसरे में पूछा है कि एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्कों के नाम व सूत्र लिखिए। तो इसके प्रमुख अयस्कों के नाम व सूत्र लिखना है, 2 नंबर में कम से कम 2 आपको यहाँ पर लिखना है। तो एल्युमिनियम के अयस्कों के नाम व सूत्र निम्नलिखित हैं। पहला है आपका बॉक्साइड, इसका सूत्र है Al2O3.2H2O। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद रखना। डायस्पोर, आपका डायस्पोर का जो सूत्र होता है Al2O3.H2O। इसमें जल के 2 अणु हैं, इसमें जल का 1 अणु है। और आप एक कोरंडम याद रख सकते हैं, कोरंडम का सूत्र Al2O3, इसमें जल का 1 भी अणु नहीं है। तो आप सिंपली इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं Al2O3 और दूसरा जल का 1 अणु हो जाएगा, तो Al2O3 का इधर पे H2 और एक और Al2O3 लिखेंगे और 2H2O लिख देंगे, तो जल की 1 मात्रा इसमें आ जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से आप इनका जो है यहाँ पर लिख सकते हैं। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है कि गैलियम की परमाणु त्रिज्या एल्युमिनियम से कम होती है, क्यों? तो देखिए गैलियम में डी कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और डी कक्षक की आकृति इस प्रकार की होती है कि उसका परिरक्षण प्रभाव कम प्रभावी होता है। ठीक है, जिसके कारण बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन के प्रति नाभिक का आकर्षण बल अधिक होता है। क्या हो जाता है? नाभिक का जो आकर्षण बल है वो अधिक हो जाता है परिरक्षण प्रभाव कम होने की वजह से, जिसके फलस्वरूप जो बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक की ओर खिंच जाते हैं, अधिक दृढ़ता से आकर्षित होने लगते हैं और इसी कारण गैलियम की जो परमाणु त्रिज्या है उसमें कमी आ जाती है। इसलिए गैलियम की परमाणु त्रिज्या एल्युमिनियम से कम है। इसके बाद हमारा प्रश्न क्रमांक चौथा आता है कि निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड जो है चारों तरफ बोतल के धूम्र बन जाती हैं, क्यों? तो इसका क्या कारण है? तो निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड वायुमंडल की जो नमी होती है उससे क्रिया करके आंशिक रूप से जल अपघटित हो जाता है और HCl गैस बनाता है। क्या बनाता है? HCl गैस बनाता है। इसी गैस के कारण HCl में उपस्थित नमी के साथ मिलकर श्वेत धूम्र बनाता है। और इस प्रकार से आप समीकरण यहाँ पर देख सकते हैं इसका, HCl बनने के कारण यहाँ पर श्वेत धूम्र बनती है। और इसके बाद हमारा प्रश्न आता है 5वां, जिसमें पूछा है कि कार्बन के 2 समस्थानिकों के प्रतीक लिखिए। तो कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं प्राकृतिक समस्थानिक, जिनमें से एक का जो संकेत है 6 12 6 13 6 14। आप इसको इस प्रकार से लिखेंगे, 6 नीचे की तरफ और 12 ऊपर की तरफ। इस प्रकार से आप 6 नीचे की तरफ लिखेंगे और 13 ऊपर की तरफ। इसी प्रकार से अंतिम जो है आपका 6 14। तो 3 समस्थानिक जो हैं कार्बन के होते हैं, इनको आप अच्छे से इनको लिखें। कार्बन के समस्थानिकों के अनुपात को मापकर प्राचीन तथा पुरातात्विक अवशेषों की आयु मापी जाती है इनके द्वारा। तो ये यहाँ पे इसका उपयोग लिखा, आपको सिंपली से प्रतीक लिखना और कुछ नहीं करना। तो यहाँ तक आप होते हैं तक लिख सकते हैं। और इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6वां है कि कार्बन के कौन से समस्थानिक का उपयोग जो है कार्बन रेडियो अंकन में किया जाता है? तो कार्बन 14 जो आपने अभी हाल देखा, कार्बन 14 का जो उपयोग है, ठीक है, कार्बन 14 कैसे लिखेंगे आप? कार्बन 14 जो है इस प्रकार से आप इसको लिखेंगे 6 14। तो इस कार्बन के समस्थानिक का उपयोग जो है कार्बन रेडियो अंकन में किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो प्रश्न क्रमांक 7वां आता है उसमें पूछा है कि समूह 14 के तत्वों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था लिखिए। तो समूह 14 के तत्वों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था आपकी हो जाएगी +4 और +2 होती है। लेकिन जो +2 ऑक्सीकरण अवस्था है का स्थायित्व समूह में नीचे की ओर जाने पर बढ़ता जाता है। और +2 ऑक्सीकरण अवस्था के स्थायित्व का कारण क्या है? अक्रिय युग्म प्रभाव। इसमें अक्रिय युग्म प्रभाव में क्या होता है कि जो NS कक्षक के इलेक्ट्रॉन हैं वो बंध बनाने में भाग नहीं लेते, इसलिए इसकी जो ऑक्सीजन संख्या वो 2 कम हो जाती है। इसके बाद हमारा प्रश्न आता है श्रृंखलन को परिभाषित कीजिए। और श्रृंखलन में क्या लिखा है कि श्रृंखला का आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, इसमें जो तत्व होते हैं वो श्रृंखला बनाते हैं, जुड़ते जाते हैं एक श्रृंखला से दूसरी श्रृंखला में क्रिया करते हुए।
देखिए, किसी तत्व का अपने ही अन्य परमाणुओं के साथ संयोग करके लंबी श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति को श्रृंखलन कहते हैं। यह प्रवृत्ति कार्बन में सबसे अधिक होती है, क्योंकि कार्बन के छोटे आकार और प्रबल बंध के कारण श्रृंखला में बनने वाले बंध और अधिक प्रबल और स्थायी होते हैं। सिलिकॉन में यह प्रवृत्ति कार्बन से कम होती है और जर्मनी में यह प्रवृत्ति अत्यंत कम होती है। और टिन में यह तथा लेड में यह प्रवृत्ति नगण्य होती है, मतलब ना के बराबर होती है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये थे हमारे 2 अंक वाले प्रश्नों के उत्तर। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके बाद हम आपको लेकर आएंगे इसी अध्याय के 5 अंकों वाले प्रश्नों के उत्तरों को। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।